साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मुकुल शर्मा। हाजिर हम खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़ें किसान। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है जब भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के बीज पोर्टल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो कृषि के साथ एकीकरण संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी और बागवानी संस्थान के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण है। कृषि हमारी आवश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और कृषि देश के जीडीपी में योगदान देने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भारत सरकार का हमेशा यह प्रयत्न रहता है कि कृषि के क्षेत्र में सरकार का अधिकतम योगदान हो, कृषि का क्षेत्र उन्नत हो और कृषक की आमदनी दोगुनी हो और हमारे जीडीपी में कृषि क्षेत्र का अधिकतम योगदान हो। इस दृष्टि से भारत सरकार ने अनेक योजनाओं को संचालित किया है। वैज्ञानिक भी अनेक विषयों पर शोध कर रहे हैं। उसका परिणाम बागवानी के क्षेत्र में आज हम सब लोगों को परिलक्षित हो रहा है। बागवानी का कृषि के क्षेत्र में 32% से अधिक योगदान है। इस योगदान को और बढ़ाने की ज़रूरत हम सब लोग महसूस करते हैं क्योंकि बागवानी फसलें ऐसी फसलें हैं जिनमें किसान को उसके उत्पादन का वाजिब मूल्य मिलने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। कम रकबे में भी किसान अच्छा उत्पादन कर सकता है और उस उत्पादन से वह अपनी माली हालत को सुधारने में सफल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि के अर्थव्यवस्था इस पर प्राथमिकता के आधार पर बल देते रहे और उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि सरकार की मदद गांव तक और किसान तक पहुंचे और उसका 100% लाभ इस क्षेत्र को मिले। किसी भी प्रकार की अमानत में खयानत न हो, पात्र व्यक्ति के हक को कोई मार ना पाए और इसलिए प्रधानमंत्री जी का बल हमेशा डिजिटल इंडिया पर रहा है। हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन हो, तकनीक का प्रयोग हो, भ्रष्टाचार के तमाम सारे अवसर बंद हों, नियंत्रित हों और साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में भी पारदर्शिता आए और किसान का
वाजिब हक उस तक पहुँचे। इस दृष्टि से डिजिटल एग्रीकल्चर की आवश्यकता है। मंत्रालय इस दिशा में विचार कर रहा है, योजना भी बना रहा है कि हम कृषि के क्षेत्र को पूरी तरह डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं और उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस दिशा में जब पूरा मसौदा बनेगा तो सब चीज़ लोगों के सामने आएगी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि जिन बिंदुओं पर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है उसका बड़ा फायदा देश को और ग्रामीण क्षेत्र को मिल रहा है और यह फायदा लोगों तक पहुंच सके, इसमें हिंदुस्तान के बैंक्स का बहुत बड़ा योगदान है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का बड़ा बैंक है और इसलिए सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी भूमिका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रहती है। चाहे वो पीएम किसान योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपया किसानों तक पहुंचाने का विषय हो, चाहे अभी कोविड के पीरियड में किसानों के पेमेंट्स का उनके खातों में पहुंचना हो, चाहे हमारी जनधन खाते वाली 20 करोड़ 65 लाख बहनें जिनके खाते में 30,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का विषय हो, ऐसे हर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बैंक की महती भूमिका है और टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए अब यह संभव हो पा रहा है कि अगर दिल्ली से किसी व्यक्ति को 100 रुपया भेजना है तो वो 100 के 100 रुपये उसको प्राप्त हो रहे हैं उसके अकाउंट में। किसी भी प्रकार का बीच में कोई बिचौलिया और दलाल की गुंजाइश अब इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बची नहीं। खरीफ फसलों की बुआई की अगर बात करी जाए तो 1062.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 979.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी। इस प्रकार देश में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बुआई क्षेत्र में 8.56% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति स्थिति इस प्रकार है। खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति स्थिति इस प्रकार है। चावल 378.32 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 338.65 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 11.71% वृद्धि हुई है। दलहन 132.56 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 124.15 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 6.77% वृद्धि हुई है। मोटे अनाज 174.06 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 166.80 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 4.35% की वृद्धि हुई है। तिलहन 191.14 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 167.53 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 14.09% वृद्धि हुई है। गन्ना 52.19 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 51.62 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 1.10% वृद्धि हुई है। कपास 127.69 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 123.54 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 3.36% की वृद्धि हुई है। जूट और मेस्टा 6.97 लाख हेक्टेयर, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.86 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार बुआई क्षेत्र में 1.68% की वृद्धि हुई है।
खरीफ फसलों के तहत क्षेत्रफल कवरेज की प्रगति पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 20 अगस्त 2020 तक देश में सामान्य वर्षा 628.3 मिलीमीटर की तुलना में वास्तविक वर्षा 663 मिलीमीटर हुई, अर्थात 1 जून 2020 से 20 अगस्त 2020 तक की अवधि के दौरान 6% का डिपार्चर रहा। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार देश के 123 जलाशयों में जल भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 90% है और ये पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण का 107% है। और आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। हमको विचार करने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा नीति समयानुकूल हो, आवश्यकता का परक हो, रोजगार उन्मुखी हो, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने वाली हो, कृषि में तकनीक का सफलतापूर्वक प्रवेश कराने वाली हो और हमारी शिक्षा नीति वैश्विक मानदंडों को भी पूरा करती हो। आज हिंदुस्तान में शिक्षा बहुत अच्छी अवस्था में है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के बच्चे को लगता है कि अगर वो किसी दूसरे देश में पढ़कर आएगा तो उसके व्यक्तित्व का और अधिक परिष्करण हो सकेगा, उसकी शिक्षा में, उसकी योग्यता में और मूल्यवर्धन हो सकेगा। ये एक आकांक्षा बनी रहती है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारी शिक्षा नीति ऐसी हो कि हमारा छात्र तो विदेश में शिक्षा ग्रहण करे, इसके लिए उसको आवश्यकता ना हो, लेकिन दुनिया के कई देश हिंदुस्तान की ओर मुखातिब होकर देखें कि अगर मेरा बच्चा हिंदुस्तान में जाकर पढ़ेगा तो मेरे बच्चे के जीवन को परिष्कृत करने में कामयाबी मिलेगी। इस दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने अनेक लोगों के साथ बातचीत की, सभी विद्वज्जन बैठे और उनने शिक्षा की समग्रता और शिक्षा के गैप्स इनकी पहचान की और आने वाले कल में हम अपनी शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तरीय शिक्षा कैसे बना सकते हैं और उसके लिए क्या क्या करना आवश्यक है, इस दिशा में विचार विमर्श उपरांत यह नई शिक्षा नीति आई। इस शिक्षा नीति को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है और जब नई शिक्षा नीति देश में आ गई है तो निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे संस्थान हैं, 75 तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक बच्चे हर साल इस क्षेत्र में पढ़कर निकलते हैं। बड़ी संख्या में पीजी कोर्स हमारे यहाँ हैं, 76 विषयों पर पीएचडी हमारे यहाँ होती है और आईसीआर हमारा एक तौर से नामकरण की दृष्टि से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन न हो, लेकिन मैं समझता हूँ आईसीआर विश्व स्तरीय किसी भी संस्थान से पीछे नहीं है। यह हम सबके लिए निश्चित रूप से गौरव और प्रसन्नता का विषय है। आईसीआर और केबीके से जुड़े हमारे संस्थान और केबीके में जो साइंटिस्ट काम करते हैं, उन्होंने अनुसंधान के माध्यम से निश्चित रूप से हमारी कृषि को बढ़ावा दिया है, कृषि को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि देश के बहुत सारे कंट्रियाँ ऐसी हैं जो कृषि के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, यद्यपि उनका आकार प्रकार और जनसंख्या हमसे कम है, लेकिन वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो विद्यार्थी हमारे यहाँ ही कृषि शिक्षा को ग्रहण करके
अपने देश को अग्रणी बनाने में सफल हुए। यह हम सबके लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है और इसलिए यह आवश्यक है कि जब नई शिक्षा नीति में कृषि के क्षेत्र में इस शिक्षा नीति के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आवश्यक हैं, हमारे क्षेत्र को और उन्नत बना सकते हैं, ऐसे बिंदुओं को पहचान कर उनका समावेश हम कृषि शिक्षा में कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। पिछले दिनों जब नई शिक्षा नीति आई थी तो हम लोग और डीजी महापात्रा जी सब लोग बातचीत कर रहे थे, तो ये तय हुआ कि हमारे साथ जितने विद्वान काम करते हैं सबका मत और सबका सुझाव इस मामले में लेना चाहिए। आज ये अवसर आया और आप सब ने काफ़ी अच्छा विमर्श किया है और मुझे लगता है इसके निष्कर्ष भी अच्छे आएंगे। मैं इस अवसर पर डॉक्टर महापात्रा जी को अनुरोध करना चाहूँगा कि एक छोटा ग्रुप उन्हें बनाना चाहिए जिसमें ICR भी हो और हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हों और इस दृष्टि से कुछ और अन्य विद्वान जिनका योगदान हो सकता है, ऐसा एक छोटा ग्रुप बनाकर आज जितने भी सुझाव आए उनका विश्लेषण करके इस नई शिक्षा नीति को हम कृषि शिक्षा में शामिल करके कृषि के क्षेत्र को और कारगर उन्नति के शिखर पर कैसे पहुंचा पाएं, इस मामले में निष्कर्ष देंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को आगे काम करने में सुविधा होगी। कोविड-19 बीमारी से एक ही दिन में ठीक होने वाले लोगों की संख्या में हर रोज लगातार वृद्धि दर्ज करते हुए भारत ने इस मामले में एक और शिखर को छू लिया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोविड-19 बीमारी से एक ही दिन में ठीक होने वाले लोगों की संख्या में हर रोज लगातार वृद्धि दर्ज करते हुए भारत ने इस मामले में एक और शिखर को छू लिया है। इस बीमारी से ठीक होने की दर को लगभग 75% तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के 57,989 मरीजों के ठीक होने के साथ ही देश में इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 22,80,566 तक पहुंच गई है। भारत में कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वालों की कुल संख्या अब इसके सक्रिय मामलों यानी 7,07,668 से लगभग 16 लाख यानी 15,72,898 से अधिक हो गई है। कोविड-19 बीमारी से लगातार ठीक होने वाले मरीजों की बढ़ रही संख्या ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि देश पर वास्तविक केस लोड अर्थात सक्रिय मामलों में कमी आई है और वर्तमान में ये कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 23.24% है। इससे धीरे धीरे मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। अभी देश में मृत्यु दर यानी केस फैटेलिटी रेट CFR 1.86% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम दरों में से एक है। ये केंद्र की आक्रामक रूप से परीक्षण, समग्र रूप से निगरानी और उचित उपचार की नीति के व्यापक और निरंतर अनुपालन तथा प्रभावशीलता की वजह से संभव हो सका है। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी और इससे मरने वालों की संख्या में आ रही कमी से ये साफ है कि भारत के क्रमबद्ध और सक्रिय कार्यनीति ने वास्तव में नतीजे देना शुरू कर दिया है। पिछले 6 दिनों से लगातार रोजाना 8 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। कोविड-19 परीक्षणों के साथ अब तक कुल 3,52,92,220 नमूनों के परीक्षण किए जा चुके हैं। कोविड-19 संक्रमण के परीक्षण में तेजी से हो रही बढ़ोतरी केंद्र की आक्रामक परीक्षण रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है, जिसे एक केंद्रित और श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले 3 हफ्तों के दौरान बढ़ते औसत दैनिक परीक्षण देश भर में कोविड-19 परीक्षणों की वृद्धि में हुई प्रगति का एक दैनिक परीक्षण में वृद्धि की वजह से औसत दैनिक पॉजिटिविटी दर में कमी आई है।
कोविड-19 महामारी ने सुदूर क्षेत्रों में जहां पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, त्वरित मैदानी की सुविधाओं के निर्माण की नई चुनौती पैदा कर दी है। इसके लिए ऐसी किफायती उपकरणों की आवश्यकता है जिन्हें बहुत सख्त भंडारण सुविधाएं अपेक्षित ना हो। वैज्ञानिकों ने इस त्वरित आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक अनुसंधान योजना तैयार की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के सहयोग से रांची स्थित मेसरा के बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल का उपयोग करते हुए एक अनुसंधान की शुरुआत की है। अनुसंधानकर्ता SARS-CoV-2 संक्रमण का पता लगाने के लिए एक एप्टामर आधारित डायग्नोस्टिक किट का विकास कर रहे हैं। उनका अध्ययन पहले कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाना सुनिश्चित करेगा और उसके बाद किट कोविड-19 संक्रमण सहित कोरोना वायरस संक्रमण के विभिन्न प्रकारों में भी विभेद करेगा। सामान्य कोरोना वायरस संक्रमण का पता सभी तीनों कोरोना वायरस संक्रमण में उपस्थित संरक्षित डोमेन के आधार पर लगाया जा सकता है, जबकि विभेदकारी किट का विकास क्रमशः SARS-CoV-1 वायरस, SARS-CoV-2 एवं MERS वायरस में उपस्थित संरक्षित एवं गैर संरक्षित के संयोजन के आधार पर किया जाएगा। डायग्नोस्टिक किट का विकास बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा लैब में किया जाएगा, जबकि किट की टेस्टिंग ILS भुवनेश्वर के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ में संचालित की जाएगी। एप्टामर आधारित प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत एक नई तकनीक है। ये सटीक और दक्ष तरीके से कई प्रकार के संक्रमणों का पता लगा सकता है। इसके अतिरिक्त ये कोविड-19 संक्रमण का पता लगाना किफायती बना देता है और उपकरणों को कम सख्त स्थितियों में भंडारित किया जा सकता है, जिससे ये विशेष रूप से ग्रामीण एवं सुदूर स्थित आबादी के लिए पारंपरिक एंटीबॉडी आधारित डिटेक्शन तकनीकों की तुलना में अधिक प्रभावी साबित होता है। अभी समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना से कैसे लड़े किसान में खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़ी कुछ खास जानकारी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तो फिलहाल के लिए आज कोरोना से कैसे लड़े किसान में बस इतना ही। कोविड-19 से संबंधित ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। के साथ बदलते भारत की शान।